Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Defense Production and Export Promotion Policy 2020. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. रिसेंटली इनफैक्ट 2 दिनों पहले ही द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020. तो अभी ये ड्राफ्ट फॉर्म में है. इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज़ किया है फॉर पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक फीडबैक एंड वंस पब्लिक सजेशन इज टेकन अप, उसके बाद फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. दिस पॉलिसी इज़ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कुछ दिनों पहले रन किया गया है, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसको मिनिमाइज़ करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना. आत्मनिर्भर भारत अभियान को डिफेंस सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर दिस न्यू प्रपोज्ड पॉलिसी. And focus will be to make more and more defense manufacturing in India itself. देखो, एक बात आप सब जानते होंगे और आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है that India is world's सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. अगर आप देखो तो इंडिया बस सऊदी अरबिया से पीछे है. सऊदी अरबिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. उसके बाद हम सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं बाहर से. तो इस कारण से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा होता है. डिफेंस इक्विपमेंट्स हैव अ लॉट ऑफ वेटेज इन ओवरऑल इंपोर्ट ऑफ इंडिया. तो अगर हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करने लगेंगे, व्हेन देयर विल बी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, ऑटोमेटिकली द इंपोर्ट बिल विल कम डाउन and India will be able to save a lot of foreign exchange reserve. उसके अलावा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी याद रखना, एक तो आप याद रखना कि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, और जो इंडिया के सबसे बड़े सप्लायर्स हैं उसमें सबसे आगे है रसिया. ओवरऑल जो हमारा इंपोर्ट है उसका लगभग 50 to 60% हम डिफेंस इंपोर्ट करते हैं रसिया से. देन फॉलोड बाय इजराइल एंड देन यूएस, और इजराइल और यूएस आर वे बिहाइंड रसिया. अब जरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी. क्या टारगेट सेट किए गए हैं वो भी जरा देखते हैं. ये टारगेट सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या मेंस में आप इसको याद करके लिख सकते हैं एज पॉइंट. तो देखो, ओवरऑल डिफेंस सेगमेंट के लिए एक टर्नओवर टारगेट फिक्स किया गया ऑफ 1,75,000 करोड़ बाय 2025. तो डिफेंस सेक्टर की हम को इतना ज़्यादा बिल्डअप किया जाएगा इंडिया के अंदर ताकि हमारा ओवरऑल टर्नओवर, यानी कि जितनी हम प्रोडक्शन करेंगे उसकी ओवरऑल वैल्यू लगभग 1,75,000 करोड़ तक की होनी चाहिए बाय 2025. एंड एक्सपोर्ट्स in defense sector should be somewhere closer to 35,000 crore, especially in the field of aerospace, defense goods and services. उसके अलावा दूसरा टारगेट है दैट वी विल मेक इंडिया अ डायनेमिक, रोबस्ट एंड कॉम्पिटिटिव एज फार एज आवर डिफेंस इंडस्ट्री इज कंसर्न. वी विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स. जैसा कि आपने पहले भी देखा, वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन आवर इम्पोर्ट्स फॉर मीटिंग डिफेंस रिक्वायरमेंट. उसको कम किया जाएगा. एंड वी विल टेक फॉरवर्ड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन डिफेंस सेक्टर. उसके अलावा फोकस विल बी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट. तो इंपोर्ट को कम किया जाएगा और फोकस किया जाएगा कि हम रादर देन बिकमिंग एन इंपोर्टर वी बिकम एन एक्सपोर्टर. एंड ओवरऑल द फोकस विल बी ऑन क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट इन द कंट्री जहाँ पे देयर विल बी मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग. अब इस पॉलिसी के अंतर्गत अंडर दिस डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2020 देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स आल्सो दैट हैव बीन प्रपोज, सर्टेन स्ट्रेटजीज कि आखिर ये टारगेट हमने सेट तो कर दिया है. 1,75,000 करोड़ का टर्नओवर, 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, लेकिन इसको हम अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे वो भी ज़रा देखते हैं. तो
देयर विल बी अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सेटअप इन द डिफेंस डिपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का काम होगा कि नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कराना इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके अलावा जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं, उसके टाइम टू टाइम मेंटेनेंस को देखना, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना काम होगा इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का। उसके अलावा देयर विल बी फोकस ऑन डेवलपिंग मोर एंड मोर MSMEs एंड स्टार्टअप्स who are engaged in the field of defense production। तो ऑलरेडी 50 स्टार्टअप्स को फोकस किया जा रहा है who are engaged in the defense manufacturing sector in our country। they have been given the certificate of fit for military use, और उनकी डिफेंस प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे हमारी इंडियन आर्मी यूज भी कर रही है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में इनोवेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सेलेंस, आईडेक्स एक तरह का इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है। तो देखो, इंक्यूबेशन सेंटर आप समझते होंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स आर द स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड सेटअप जो बनाया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि स्टार्टअप्स यानी कि जो छोटी कंपनियां हैं, नई कंपनियां हैं, हु आर टेक्नोलॉजिकली बेटर, उन टेक्निकल कंपनीज का हैंड होल्डिंग करे इंक्यूबेशन सेंटर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर्स गाइड न्यू स्टार्टअप्स कि कैसे वो अपने बिजनेस को, कैसे वो अपने ओवरऑल प्रोडक्शन को स्केल अप कर पाएँ। तो डिफेंस सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला है भारत सरकार ने, जिसका नाम है इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सेलेंस। इस नाम को आप याद रखेंगे, डायरेक्टली आपसे पीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया है भारत सरकार ने, ये नाम भी आप याद रखना। द पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति है कि इसका पर्पस है कि जो भी हमारे डिफेंस सेक्टर के स्टार्टअप्स हैं, वो जो भी टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को प्रॉपरली पेटेंट कराया जाए ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। अदरवाइज होता क्या कि हमारे यहाँ की जो छोटी छोटी कंपनियां डिफेंस सेक्टर में कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आती हैं और टाइम पे उसको पेटेंट नहीं कराती हैं, फिर कोई बाहर की कंपनी उसको अडॉप्ट कर लेती है, या तो मिसयूज कर लेती है, चुरा लेती है, नहीं तो सस्ते दामों पर खरीद लेती है। सो ये मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति जो इनिशिएटिव है भारत सरकार की, ये हेल्प करेगी हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स को कि वो जो भी उनके इनोवेशंस हैं उनको टाइमली पेटेंट करा सकें और उसको प्रोटेक्ट कर सकें अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। The next article is taken from international segment. It is about Pakistan releasing a new map of Pakistan. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially from the subtopic India and its neighborhood relations. छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक बार जरा देखते हैं इसमें क्या बताया गया। लुक, पाकिस्तान ने कल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनके अपने ऑफिस से PMO से एक पाकिस्तान का नया रिवाइज्ड मैप रिलीज़ किया है, और इस नए रिवाइज्ड मैप में पाकिस्तान के उन्होंने पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। उसके अलावा गुजरात का कुछ एक पार्ट, सर क्रीक एरिया के आसपास का पार्ट भी उन्होंने पाकिस्तान का प्रोविंस बताया है। उन्होंने तो इनफैक्ट लद्दाख पे भी अपना क्लेम बताया है, फिर भी लद्दाख को उन्होंने अपने मैप में नहीं दिखाया। यहाँ पे मैप उन्होंने ओपन छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि लद्दाख इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। लद्दाख से रिलेटेड जो ओनरशिप है अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का क्लेम करना है कि पूरी तरह से पाकिस्तान को बिलोंग करता है। तो उस पर इंडिया का रिस्पांस तो लॉजिकल है काफ़ी। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो रिस्पांस आया है कि दिस इज एन एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल एब्सर्डिटी लेइंग अनटेनेबल क्लेम्स ऑन इंडियन टेरिटरीज इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑफ लद्दाख इज नथिंग बट पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। सरल शब्दों में ये पूरी तरह से बकवास है। देखो, अब ये न्यूज़ आर्टिकल अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम कैसे एग्जाम में यूज कर सकते हैं वो भी जरा देखते हैं। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू डायरेक्टली कि बताओ पाकिस्तान ने नया मैप रिलीज किया वो कैसा है, ऐसा कुछ भी सवाल नहीं आएगा ना पीटी में ना मेंस में। बट फिर भी इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, करंट टेंशंस, उसमें आप इसको एक पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान रिलीज ए न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी वेयर इट डिपिक्टेड Jammu and Kashmir as well as some territories of Gujarat as Pakistani territory, and that is a new concern of dispute between India and Pakistan। तो इस तरीके से आप एक फिलर पॉइंट की तरह इस रिसेंट डेवलपमेंट को यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। The next article is again taken from international segment. It is about Confucius Institutions project. So this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. It will be also utilized in paper 5 ethics and integrity। तो सबसे पहले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट
प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं कि आखिर है क्या। देखो, ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है ये चाइना पूरी दुनिया भर में चलाता है, जिसके हेल्प से अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट वो दुनिया भर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट करती हैं और अलग अलग दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में वो चाइनीज़ लैंग्वेज मैंडेरिन पढ़ाते हैं, चाइनीज़ कल्चर सिखाते हैं, चाइनीज़ फिलॉसफी सिखाते हैं। एंड अंडर दिस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर भी कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो चाइनीज़ कल्चर सिखाती हैं स्टूडेंट्स को, चाइनीज़ लैंग्वेज मैंडेरिन स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चाइनीज़ और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट इज़ टू प्रमोट चाइनीज़ लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, टू प्रमोट कल्चरल टाइज, टू प्रमोट द कल्चरल रिचनेस ऑफ चाइना अक्रॉस द वर्ल्ड। सरल शब्दों में आप बोले तो इट इज़ एन अटेम्प्ट ऑफ चाइना टू प्रमोट इट्स सॉफ्ट पावर अक्रॉस द वर्ल्ड, अपनी इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया भर में प्रमोट करना। जैसे हम योगा की बात करते हैं, हम बॉलीवुड की बात करते हैं, हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर सॉफ्ट पावर अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस इज चाइनीज अटेम्प्ट, दिस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट इज चाइनीज अटेम्प्ट टू इंक्रीज इट्स सॉफ्ट पावर अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड दिस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट एज यू कैन सी पूरे दुनिया भर में चल रहा है, इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया। इंडिया में भी कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ देखते हैं जो रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। लुक, हाल फिलहाल में तो आपको पता ही है कि इंडिया एंड चाइनाज रिलेशनशिप हैज़ बीन स्ट्रेन्ड स्पेशली आफ्टर दैट गलवान वैली इंसिडेंट। तो उसके बाद से भारत सरकार ने कई सारे हार्श स्टेप्स लिए हैं चाइना के अगेंस्ट, कई सारे इकोनॉमिक ब्लॉकेज भी लगाए हैं, सैंक्शंस भी लगाए हैं, चाइनीज़ ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है, चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडिया में ब्लॉक किया जा रहा है, उनसे टेंडर्स छीने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हाल फिलहाल में आई है, हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल में कवर भी किया था। वहाँ पे एक मेजर स्टेप लिया है इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट। देखो, इंडिया ने जो हमारी नई मिनिस्ट्री है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ ड्रॉप्ड मैंडेरिन अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ ड्रॉप्ड मैंडेरिन फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ सजेस्टेड फॉरेन लैंग्वेज टू बी टॉट इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। अदरवाइज भारत सरकार कुछ एक फॉरेन लैंग्वेज सजेस्ट करती है कि आप जापानीज़ पढ़ाओ, फ्रेंच पढ़ाओ, तो दीज आर सम सजेस्टेड लैंग्वेज दैट आर मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कि आप ये लैंग्वेज पढ़ाएं। तो इसमें पहले मैंडेरिन दैट इज़ चाइनाज ऑफिशियल लैंग्वेज वाज आल्सो वन सजेस्टेड लैंग्वेज, बट नाउ दैट हैज़ बीन ड्रॉप्ड। अब भारत सरकार ने ये नाम वापस ले लिया है कि नो, देयर इज़ नो नीड ऑफ टीचिंग मैंडेरिन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उन सारे कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट अपने अपने कॉलेज के अंदर चला रहे हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर चला रहे हैं। देयर आर 7 सच कॉलेजेस हु आर रनिंग दिस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट इन आवर कंट्री। उसमें से कई सारे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे IIT, BHU, JNU, ये सब चला रहे हैं कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस प्रोजेक्ट। अभी इन सबको बोला गया है कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करें भारत सरकार के पास, उसमें आप बताएं कि व्हाट इज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑन व्हाट ग्राउंड यू हैव बीन रनिंग दिस प्रोजेक्ट। उसमें आप क्या क्या फंक्शंस रन करते हैं, व्हाट यू टीच, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर्स यू इम्पार्ट टू द इंडियन स्टूडेंट्स रिगार्डिंग चाइना। तो सरल शब्दों में भारत सरकार ने इसके पीछे लॉजिक भी बताया है, कारण भी बताया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज दैट चाइना इज ट्राइंग टू अनड्यूली इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इंडियन स्टूडेंट्स, और इंडिया वो होना नहीं देने चाहता है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नाउ India is now reviewing this Confucius Institution project in order to restrict undue increasing influence of Chinese culture on Indian students। सरल शब्दों में आप देखना कुछ दिनों बाद इंडिया ये Confucius Institution project को भी इंडिया में बैन कर ही देगा। इस पे चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन जी रोंग ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बेसिस पे आर्टिकल आया था दैट इंडिया शुड एक्ट ऑब्जेक्टिवली, इंडिया शुड नॉट मिक्स पॉलिटिक्स विद एजुकेशन एंड कल्चर। तो इंडिया ये सब जो लिमिटेशंस लगा रहा है चाइनीज़ कल्चर के स्प्रेड पे, चाइनीज़ एजुकेशन के और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में जो MOU है इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इंडिया। ये रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ एम्बेसी स्पोक्स पर्सन जी रोंग, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ये ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड नहीं है। दीज आर बेस्ड ऑन सम पॉलिटिक्स दैट इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन, एंड अननेसेसरीली इंडिया शुड नॉट मिक्स पॉलिटिक्स विथ एजुकेशन एंड कल्चर, ऐसा इनका कहना है। बट नेचुरली जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बाद तो इंडिया हैज़ बिकम मच मोर कॉशियस एंड इंडिया विल सी कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ना बढ़े।
देखो, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये न्यूज़ था। तो एक बार कन्फ्यूशियस जो चाइना के काफ़ी एंशियंट टाइम के फिलोसोफर हैं, उनकी फिलोसफी भी देख लेते हैं। दिस आइडिया कैन बी यूटिलाइज्ड इन आवर एथिक्स पेपर 5, जिसमें एक सब टॉपिक है थॉट्स ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पे कन्फ्यूशियस के बारे में ऑलरेडी एक सवाल पूछ चुका है 2014 यूपीएससी एग्जाम में। तो अब आने वाले एपीएससी एग्जाम में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। तो जरा देखते हैं कन्फ्यूशियस की थोड़ी बहुत फिलोसफी यहीं देख लेते हैं। सो एज आई सेड, कन्फ्यूशियस वाज एन इन्फ्लुएंशियल चाइनीज फिलोसोफर, teacher and political figure who lived in ancient India, ancient China, right from 551 BC to 479 BC. उनकी जो ओवरऑल टीचिंग्स है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सेगमेंट। हिज एजुकेशनल सिस्टम दैट ही प्रपोज्ड, हिज सोशल बिहेवियर कि एक इंसान को सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, एंड हिज पॉलिटिकल बिहेवियर मतलब हाउ अ रूलर, हाउ अ पॉलिटिशियन शुड रूल एंड हाउ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस शुड बी मैनेज्ड। तो देखो, उनकी सोशल टीचिंग है, एक लाइन में आप इसको याद कर लेना अगर कन्फ्यूशियस पे सवाल आ जाए तो। कन्फ्यूशियस टॉट दैट द पीपल शुड हैव अ कंपैशन फॉर वन अनदर एंड टू अवॉइड ट्रीटिंग अदर्स इन अ वे दैट दे देमसेल्फ वुड नॉट विश टू बी ट्रीटेड। तो हमें दूसरों के साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रीट एनीवन एल्स द वे वी डोंट वांट टू बी ट्रीटेड। दैट इज हिज सोशल टीचिंग। His political teaching is that a leader should have at least these 3 qualities: self-discipline, compassion and humility. तो ये आप लिख सकते हैं his political teaching में। What kind of education system he envisaged? वो कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे? तो he proposed a teaching that should be more practical in nature. Mere theoretical learning without learning of practical application is meaningless according to Confucius. और उनसे जो रिलेटेड सवाल आया था वो इस तरह से आया था, कुछ इस कोट पे आया था। तो इस कोट को जरा सा देखो। He had given a quote regarding education system that he wanted to bring. I hear and I forget. I see and I remember. And I do and I understand. तो सरल शब्दों में he is more focusing on the practical learning. अगर हम सिर्फ सुनेंगे, रटेंगे तो हम भूल जाएंगे. If we see things then we might remember it. But if we do it, if we have hands-on experience about anything, then we understand it and we retain it for our life. ऐसा कन्फ्यूशियस का कहना था. This kind of education system he proposed. Next article is taken from Science and Technology segment. It is about PPE that can be converted into biofuel. This प्रोटेक्टिव, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हाल फिलहाल में इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट हैज़ बीन अ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल फिलहाल में दुनिया की सारी कंट्री जो है वो पीपीई बनाने पे ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ पीपीई आर बीइंग प्रोड्यूस्ड world over in order to fight against COVID-19. But you see, once this COVID-19 problem is tackled, after that, such a huge volume of PPEs that are made up of plastic materials. Of course, they are biodegradable plastic materials, but nevertheless, they are plastic materials. And such a huge volume of these PPEs are going to be a problem for environment. They are going to be a pollution creating materials for our environment. और इसके लिए पीपीई को डिस्पोज कैसे करना है, उस डायरेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रहा था कि एक बार जब कोविड-19 टैकल हो जाएगा, कोविड-19 थ्रेट विल बी रिजॉल्व्ड, देन हाउ पीपीई प्रॉब्लम हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड, हाउ पीपीई हैज़ टू बी डिस्पोज्ड। उसके लिए रिसर्च चल रही थी और उसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, एंड दैट ब्रेक थ्रू वाज पब्लिश्ड इन अ जर्नल जर्नल बायोफ्यूल, जहाँ पे बताया गया है कि नाउ ए न्यू मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू विच दिस पीपीई अंडर अ सर्टेन काइंड ऑफ पायरोलिसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोफ्यूल। तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। इस पीपीई को हम लोग एक स्पेशल तरह की पायरोलिसिस मेथड से हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट फॉर ब्लेंडिंग इट विथ आवर कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल और डीजल। तो एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं ये पायरोलिसिस मेथड होता क्या है। देखो, पायरोलिसिस प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पायरोलिसिस इज अ मेथड ऑफ केमिकली डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरोलिसिस में हम करते क्या है, भी किसी भी मटेरियल को जिसे हमें डिकम्पोज करना है उसको हम खूब हीट करते हैं। वी हीट इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, somewhere closer to 430 डिग्री सेल्सियस in absence of oxygen। तो उससे होता क्या है, that particular decomposable material breaks into different components, वो टूट जाता है और धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाता है। ये टर्म जो पायरोलिसिस है, ये टर्म पायरो का मतलब होता है फायर एंड लिसिस मतलब होता है डिकम्पोजिशन या सेपरेशन। सो विथ हेल्प ऑफ फायर व्हेन वी सेपरेट थिंग्स देन इट इज नोन एज पायरोलिसिस। याद रखना, हाई टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
The next article is taken from Assam segment. It is about a dedicated Doordarshan Assam channel that has been launched. तो देखो सरल शब्दों में न्यूज़ आर्टिकल सबसे पहले समझते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कल एक स्पेशल दूरदर्शन चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है दूरदर्शन आसाम। और देखो दूरदर्शन आसाम हैज़ बीन रीपर्पस्ड वर्जन ऑफ डीडी नॉर्थ ईस्ट चैनल दैट वाज ऑन एयर इन सिंस 1994। तो देखो ये हाल फिलहाल में इस तरह के न्यूज़ चैनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह के ओवरऑल चैनल्स की। आई एम नॉट सेइंग इट्स जस्ट अ न्यूज़ चैनल, इट्स ओवरऑल चैनल जहाँ पे असमीज़ कल्चर, असमीज़ ओवरऑल गवर्नेंस, उनके बारे में बातें बताई जाएंगी जनरल पॉपुलेशन को। हाल फिलहाल में इस तरह के चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रीज़न बीइंग कि आप सबको पता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 देयर इज़ वाइड स्प्रेड लॉकडाउन एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर नॉट ऑपरेटिंग एंड देयर हैज़ बीन अ ह्यूज लॉस ऑफ एकेडमिक आवर्स। तो इन सारे एकेडमिक आवर्स को मेकअप किया जा सकता है थ्रू some kind of teaching provided on this दूरदर्शन आसाम चैनल। तो स्लॉट बांट सकते हैं, 8 स्टैंडर्ड के लिए 2 घंटे की क्लास दिला सकते हैं, क्योंकि देखो दूरदर्शन का तो वाइड कवरेज है, वाइड पेनिट्रेशन है, गांव-गांव में भी आता है। तो 2-2 घंटे का दोपहर में या मॉर्निंग में 8 स्टैंडर्ड के लिए, फिर 9 स्टैंडर्ड के लिए, ऐसे करके वी कैन यूज दिस दूरदर्शन आसाम चैनल। तो अगर कभी इस पर सवाल आ जाए तो आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं कि हाउ दिस कैन बी यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू। देखो ऐसा नहीं कि कोविड-19 का प्रॉब्लम खत्म हो जाने के बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वंस कोविड-19 इज रिजॉल्व्ड स्टिल वी विल हैव टू मेक अप विद द एकेडमिक आवर दैट हैज़ बीन लॉस्ट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे कोविड खत्म होगा तो जो अभी लॉसेज हुए हैं 6-8 महीने की पढ़ाई का उसको तो मेकअप करना है ना। दैट कैन बी मेड अप थ्रू दिस दूरदर्शन आसाम चैनल। तो इस तरीके से आप इसका बेनिफिट लिख सकते हैं अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ सवाल आ गया तो, या फिर जनरल सवाल भी आ गया कि जो एकेडमिक लॉसेज हुए हैं हाउ दे कैन बी मैनेज्ड मेड अप, तो आप इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल वगैरह तो हैं ही जो असम सरकार ने लॉन्च किए हैं, ऐप्स तो हैं ही जो असम सरकार ने लॉन्च किए हैं, लेकिन उन सब के लिए इंटरनेट पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन्स चाहिए। दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल, दैट इज़ नॉट अवेलेबल विथ एवरीवन। तो एटलीस्ट डीडी असम इज़ मोर एक्सेसिबल मीडियम फॉर इम्पोर्टिंग education or academics that have been missed because of COVID-19 lockdown. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 596 to 598. Topic number 596 is about white label ATMs. These ATMs are set up, owned and operated by non-bank entities and are called white label ATMs. Cash in ATM is provided by the sponsored bank, while ATM machines do not have any branding of the bank. These white label ATMs will not display logo of any particular bank. Tata launched the first white label ATM in India under the brand name in Tata IndiCash. आपने इस तरह का ATM देखा होगा, Tata IndiCash. That is an example of white label ATM. तो उसका एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है जो उसमें पैसा डालता है, जो प्रॉपर बैंक है। ये जो वाइट लेवल ATMs होते हैं सिर्फ ATM सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 596. टॉपिक नंबर 597 इज अबाउट ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट. The United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, releases Trade Development Report. The report analyzes current economic trends and major policy issues of international concern and makes suggestions for addressing these issues at various levels. देखो प्रीलिम्स में सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा कि ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है. आंसर विल बी UNCTAD. And do not get confused with World Development Report. World Development Report is published by World Bank, while Trade Development Report is published by UNCTAD. United Nations Conference on Trade and Development. Topic number 598 is about India Knowledge Hub. Niti Aayog has created India Knowledge Hub, a dynamic web portal functioning as a repository to store and disseminate best practices from across the country. Please attempt this question that is based on topic number 598. This is the answer of question number 593 to 595 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by you people and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.